वहाँ पे काम करने के बाद फिर एक दिन पापा का कॉल आया कि कब तक रहेगा बाहर, अकेला है तू, थोड़ा सा घर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने अब्बू को बोला कि अपने को जिम ओपन करना है। अब जिम ओपन करने के लिए अपने को पैसे लगेंगे अच्छे खासे। नमस्कार, लीड लैब में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम हर दिन आपको नई नई हस्तियों से जो है मिलाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से आज हमारे इस कार्यक्रम के जो मेहमान हैं उनका नाम है शेख आसिफ, जो कि एएफसी जिम के ट्रेनर हैं और एएफसी जिम के ऑनर हैं, एक फिजिकल कोच भी हैं और एक फिजिकल ट्रेनर भी हैं। तो आइए जानते हैं हमारे आज के एक मुख्य कार्यक्रम जो कि स्वास्थ्य को लेकर होने वाला है। तो इसमें आशा करते हैं कि ये साक्षात्कार, ये चर्चा जो है हर क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और काफ़ी हद तक हम लोग इस साक्षात्कार के माध्यम से लोगों के जो है सफल भविष्य को लेकर और क्या कहना चाहिए निरोगी जीवन को लेकर जो है हम लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे हमारे चर्चा के बाद। सर, सबसे पहले हम लोग हमारे डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा आपका जीवन परिचय, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपका एजुकेशन वगैरह किस तरीके से रहा है, इस पर थोड़ा सा आप बताएं सबसे पहले। मैं असल में रहने वाला एक छोटे से गांव का हूँ। यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जसोंदी जी। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पढ़ाई मैंने असल में वहाँ पर पहले 8 क्लास तक की स्कूल थी, तो पढ़ाई में ज़्यादा कर नहीं पाया। 8वीं पास करने के बाद हम बुरहानपुर शिफ्ट हो गए थे सन 2005 या 7 में। फिर मैंने भारतीय स्कूल में एडमिशन लिया यहाँ पर। यहाँ पे 9वीं मैंने पढ़ी, हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी। फिर थोड़ा सा पारिवारिक सिलसिले में 2 साल 3 साल का मेरा बीच में गैप हो गया। अब गैप होने के कारण फिर मैंने वापस से 10th के अंदर पटेल रतिलाल में एडमिशन लिया। अब उसमें हुआ ही ऐसा कि मेरा रोल नंबर नहीं आ पाया किसी कारण, तो मैं एकदम से डिमोटिवेट हो गया कि यार पढ़ाई में इतना होशियार भी था लेकिन रोल नंबर नहीं आया। तो थोड़ा मैं वहाँ पर एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया। फिर उम्र बढ़ते गई, उसके साथ साथ अपने यहाँ ज़्यादा कुछ काम थे नहीं। एक पावर लूम का काम था बुरहानपुर में और दूसरा अपनी जो मिस्त्री लाइन का काम है। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट किया करना कि चलो कुछ तो करते हैं, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा कमाना भी जरूरी है। हाँ, 3 महीने थी फैमिली में और मैं अकेला लड़का था। फिर ऐसे चलते चलते मैं चले गया मुंबई काम करने। तो मुंबई में मैं ऑटो इंडो में काम करता था। जो पानी की शिप होती है उसकी जो विंडो होती है ना, हम लोग उसका काम करते थे। तो वहाँ मैंने 2 या 3 साल काम किया। फिर ख्याल आया कि ये काम अगर मैं सीखता भी हूँ पूरी तरीके से तो मैं अपने शहर में तो करने से रहा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं फिर वापस से बुरहानपुर आ गया। अब मुझे एक शौक़ था बचपने से कि मुझे जिम करने का बहुत शौक़ था। अपने बुरहानपुर में ज़्यादा जिम नहीं हुआ करते थे उस टाइम, 1 या 2 ही जिम थे। एक हमारे अमजद भाई है, हमारे उस्ताद भी है, उनका जिम था एक द पावर, और एक आरोग्य धाम था आपके लुधिपुरा में। अच्छा। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे 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 करते करते थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलप हुई। तो जब मैं ये काम करता था मिस्त्री का या दूसरे जो मैं काम करता था, तो मेरे जो साथ के लोग थे, जैसा प्रशांत धुमान सर थे हमारे, सेवासन कॉलेज में टीचर है वो, उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि आसिफ कुछ कर, फिटनेस से रिलेटेड कुछ कर ले थोड़ा सा। तो बस उनकी बात ऐसी तीर जैसी लग गई दिल पर। तो उसी दिन मैंने रात में ट्रेन पकड़ी। आपको एक वहाँ पे हाँ, एक डिसीजन लेना पड़ गया एकदम, मतलब तुरंत। तो मैंने उनकी बात एकदम उतार ली दिल में कि सही में अब सर ने बोला है तो कुछ करते हैं। तो मैं उसी दिन रात की ट्रेन पकड़ के मैं मुंबई चले गया। अब मुंबई जाने के बाद मैंने एकेडमी क्लास की वहाँ पर। तो एक बहुत अच्छी एकेडमी थी, K11 एकेडमी, फिटनेस एकेडमी, इंडिया में बहुत फेमस है। अच्छा नॉलेज है उन एकेडमी में, वहाँ के सर लोगों को टीचिंग अच्छे करते हो। तो फिर वहाँ से ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा मुंबई में फिटनेस का।
फिर फिटनेस का जॉब करते 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 मैं आ गया बुरहानपुर वापस। फिर हमारे वहाँ एक जिम खुली थी साइको, जी अपने जौहरी वाले हैं वसीम भाई, उन्होंने एक ओपन की थी। तो मैंने वहाँ 6 या 8 मंथ वहाँ काम किया एज अ ट्रेनर। जी तो थोड़ा सा शहर अपना उस लेवल पे नहीं था जी कि पेड कर पाए ऐसा। मुंबई में पर्सनल ट्रेनिंग के अच्छे खासे पैसे मिलते थे। जी अब इतना इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ ट्रेनिंग में मिल नहीं पा रहे थे ऐसा अमाउंट जितना अचीव करना चाहिए था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ फिर से। फिर मैं 2019 में फिर वापस से मुंबई चले गया। मुंबई जाने के बाद मैंने वहाँ बड़ी बड़ी ब्रांचों में काम किया। Cloud9 था, फिटनेस फर्स्ट, YFC, ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं मुंबई में जिम से रिलेटेड। वहाँ पे काम करने के बाद फिर एक दिन पापा का कॉल आया कि कब तक रहेगा बाहर, अकेला है तू, थोड़ा सा घर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने अब्बू को बोला कि अपने को जिम ओपन करना है। अब जिम ओपन करने के लिए अपने को पैसे लगेंगे अच्छे खासे। तो हमें किसान, हमारी खेती है वहाँ पर गांव में, जसोंदी में ही। तो हमने क्या किया कि उसमें से कुछ जमीन सेल कर दी। मतलब उस टाइम सेल इसलिए नहीं की थी कि पहले रेट नहीं थे, उधर रोड नहीं थे। तो जब बाद में उसको सेल की तो अच्छा खासा अमाउंट आया। तो फिर मैंने यहाँ जिम ओपन करी। मेरी जिम का नाम AFC जिम है, जो कि 2020 में 31 के दिन मैंने ओपनिंग की थी, बिल्कुल अमरावती रोड पे। तो लगभग आज मुझे 5 साल हो गए जिम को, मेरी सक्सेसफुल हो गया है। और थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी फैन फॉलोइंग है अच्छी, तो उसका भी थोड़ा सा फायदा मिलता रहता है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। सर जैसे कि आपको ये जो एक जिम वगैरह का जो आपने बताया है, एक बहुत अच्छे फिजिकल कोच हैं आप, फिजिकल ट्रेनर हैं, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे मतलब इस फील्ड में जाना चाहिए, या आपने ऐसा पहले से ऐसा क्या सोचा था, या सडनली ऐसा कुछ हो गया कि आप उसमें चले गए, या ऐसा पहले से कोई प्री प्लान था? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है कि बहुत सी बार ये देखने में आता है कि मतलब ना चाहते हुए भी कई बार हम लोग जो है स्वास्थ्य को लेके उतना अवेयर नहीं होते जितना होना चाहिए। तो आप काफ़ी आज मतलब इतनी यंग एज से इस फील्ड में है, तो आप का इस फील्ड में आना का सफ़र कैसे हुआ? देखो, सफ़र का मैंने सारी चीज़ें जो मैं करता था, जो मैंने पहले बताई आप लोगों को, उसमें मैंने एक चीज़ कभी मेरी स्किप नहीं की थी। मेरा वर्कआउट रूटीन हमेशा चालू था उसमें। मैं मुंबई रहा, गोवा रहा, जहाँ भी मैं था, तो मेरा वर्कआउट के लिए जो मेरा टाइमिंग था 1 से 1.5 घंटा जो देना है जिम में, वो मेरा कंटिन्यू था। मतलब मैंने दूसरे कामों के साथ आप ये मैंने करते रहते? हाँ, वो छोड़ा नहीं मैंने कभी उसको। एक तरीके की हॉबी थी आपकी? हाँ, मेरी हॉबी थी। और बस उसी को हमारे जो सर है, हमारे मामा है अनवर भाई, अन्नू मामू, RK जिम है उनका, तो इन लोगों ने उसी फील्ड में मुझे बोला कि जब इसका एक शौक है, हॉबी भी है, तो इसी में कुछ कर ले आगे। बस वो जो मैंने बताया कि एक तीर की तरह बात लगी, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया। फैमिली बैकग्राउंड में आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी अभी तो खैर इसका काफ़ी क्रेज भी है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले, अगर हम लोग आज से कुछ 10-1 साल पहले की बात करें, तो ऐसा कितना कुछ क्रेज भी नहीं था। तो आपको उसमें आपको फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा इसमें, या आपका विरोध हुआ, या आपको सपोर्ट किया गया, क्या मतलब? नहीं, विरोध कैसा रहा? विरोध तो नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी चीज है। अपन ऐसे जो आजकल की जो युवा पीढ़ी जो लगी हुई है पान गुटखा सिगरेट पीने में, तो उस फील्ड में तो थे नहीं, तो विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता इसमें। हाँ, सपोर्ट अब्बू की बहुत रही इसमें, कि अगर मैं किसी दिन अगर नहीं गया तो वो पूछते थे आकर कि आज जिम नहीं गया, क्या बात है। तो अगर थोड़ी सी तबीयत नासाज अगर है तो मैं रुक जाता था, लेकिन जिम कभी छोड़ा नहीं। और फिर मैं एकदम स्किनी हुआ करता था पहले, एकदम दुबला सा लड़का। तो फिर अपने आप में जब मेरी बॉडी डेवलप होना चालू हुई, तो मुझे देखकर ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने सुना है लोगों से, खुद से नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का आइडल बना हुआ बुरहानपुर में, कि आसिफ भाई जैसी बॉडी बनाना है। क्योंकि वो एकदम दुबलेपन से एकदम आज हाँ इतना उन्होंने मेंटेन करके रखा, इतनी एज तक बॉडी को। हाँ, वो एक शायर ने बोला भी था एक बात कि बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने शरीर को बचा के रखा हुआ आज इतनी एज तक। मेरे साथ के जो लड़के थे है वो, लेकिन थोड़े से मैं बोलूँगा कि थोड़े से अनफिट हो गए अभी। उस जमाने में बहुत अच्छी बॉडी हुआ करती थी उनकी, तो उनका जो अनफिट होने का कारण यही था कि उन्होंने अपना ध्यान देना
बंद कर दिया कहीं ना बॉडी। कहीं वो जो वर्कआउट वगैरह से, हाँ, exercise उससे से, दूर हो गए। इससे अनटच हो गए, हाँ जिसकी वजह से भी वो हो रहा है। सर, जो है आपने जो बताया कि आप इसमें बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं, तो सर इस फील्ड में आपको किस तरह का जो है संघर्ष करना पड़ता है, या किस तरीके के चैलेंजेस आपको इस फील्ड में देखने को मिलते हैं आपके लाइफ में? देखो, संघर्ष इसमें ऐसा है कि अपना जो बुरहानपुर शहर जो था, पहले एक दौर था, ये पहलवानी के दौर में जाना जाता था। जी बिल्कुल। कि भाई यहाँ पर पहले कुश्ती वगैरह होती थी। जी, काफी। हाँ, पहलवान फिर जब ये जिम लाइन के लड़के जैसा हम लोग उभरना स्टार्ट हुए, अब जिम के अंदर क्या होता है कि हर मसल के लिए एक अलग से मशीन होती है जो वही मसल को टारगेट करेगी जिसकी अपने को एक्सरसाइज करना है। हाँ, अब अखाड़े में क्या होता था उस जमाने में कि सिर्फ डंड मारना है, बैठक मारना है, तो उसमें ऑल ओवर जो बॉडी ट्रेन होना चाहिए वो नहीं हो पाती थी। तो उसके मुकाबले जिम से बंदा थोड़ा जल्दी से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये उस्ताद जो लोग रहते हैं बुरहानपुर के अपने जो है, तो वो लोगों का थोड़ा सामना करना पड़ता था कि इसके तो पैर कमज़ोर है, फूल गया डब्बे खा के, जैसे बुरहानपुर की लैंग्वेज में। जी बिल्कुल। ऐसी हालत कोई काम की नहीं। तो थोड़ा सा मोटिवेट उनसे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार ये लोग डाउन होता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने, हमारे उस्ताद है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, बड़े हमारे, मैं उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। एक दिन उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि यार तुम्हारे तो पाए कमजोर है, तो मैं एकदम थोड़ा सा गुस्से में आ गया। तो मैंने भाई मेरा ट्रैक उतार के उनको मेरा लेग दिखा दिया कि अभी तुम इतने सारे पहलवान हो, मेरे इतना लेग किसी का है तो बताओ। मैंने आप लोगों की हम लोग इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। आप एक दिन जिम में आओ, वर्कआउट करो हमारे साथ, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसमें कितनी मेहनत। आप लोगों की लाइन अलग है, हम लोगों की लाइन अलग है। फिर इनका एक सोच रहती थी कि आप लोग सप्लीमेंट खा के, एक नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो डब्बे खा के तुम लोग बॉडी बना लेते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। असल में क्या है कि आजकल जो है दौर साइंस का दौर है, तो कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे बने गए हैं कि ताकि जो इंसान डाइट से जो ना ले पा रहा है तो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकता है, तो उसकी बॉडी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। ये सब मैं अगर बात करूँ तो मैंने अगर 6 एग्स खाए तो उसकी अमीनो बनाने में वो कम से कम लगभग 6 घंटे लेगा, तब जाके बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। लेकिन मैं अगर सप्लीमेंट डायरेक्ट अगर ले रहा हूँ तो डायरेक्टली शूट हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सप्लीमेंट यूज़ करो, ये कब यूज़ करना है जब आपका जरूरत है। हाँ, आपका एक गोल है, या मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, पावर लिफ्टिंग खेलना है, या थोड़ा सा मैं खा नहीं पा रहा हूँ, डाइट से ले नहीं पा रहा हूँ, ऑफिस में हूँ, तो सप्लीमेंट एक सपोर्टेड कंपाउंड के हिसाब से यूज़ किया जाता है। उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सारा, मतलब एक जो है प्रॉपर ट्रेनर के जो है मार्गदर्शन ले तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। सर, जैसे आपने बताया कि अभी आपने अपनी बातों में आपने बताया कुछ सप्लीमेंट्रीज के बारे में, कुछ के बारे में, तो सर कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो है किसी को नॉलेज नहीं होगा इस बारे में, उसकी वजह से भी वो जाने अनजाने में भी मतलब इस तरीके के कोई सप्लीमेंट्स वगैरह जो आप बोलना चाह रहे हो वो यूज़ कर लेते होंगे। जी। या उनको कहीं ना कहीं उनके बॉडी पे, उनके शरीर पे उसका जो है गलत इफेक्ट भी पड़ता है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और इस तरीके अगर लेना है तो कैसे ले उसको, या नहीं ले? मैं इस बारे में तो जो आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे सीनियर लोग हैं और जो अच्छी बॉडी कैरी करते हैं अपने इंडिया में, जो यूट्यूब पर है, और थोड़े से पैसों के लिए मतलब आप जो ऐड करते हो कि ये चीज़ लीजिए, तो आप लोगों से एक मैं विनती करना चाहूँगा इनके चैनल के माध्यम से कि आप उसमें ये बोला करिए कि जो बिगनर है वो जब जिम स्टार्ट कर रहा है तो वो पहले उसके डाइट पे ध्यान दे जो किचन में है। सप्लीमेंट में एकदम से उसको डायरेक्टली जाना नहीं है। अगर उसका गोल है, मैंने पहले भी बोला कि अगर बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग उसको करना है तो एक अच्छा कोच उसको हायर करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं अगर सर दर्द कर रहा है तो इंसान एक सर की दर्द की गोली खा लेता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर कोई बड़ी बीमारी में अगर है तो उसको किसी डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य हो जाता है, और सारे लोग सलाह भी उसको देते हैं कि आप लोग अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो सीनियर है हमारे, कि आप लोग जब कोई चीज़ की ऐड कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों की ऐड होती है। मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों में एक क्रिएटिन करके सप्लीमेंट होता है, जो हमारे ज़माने में यूज़ नहीं होता था इतना, क्योंकि हम तो बनाना इसकी चीज़ों से हमारा चलता था वर्कआउट का। तो पाउडर का जो यूज़ हुआ है अभी पिछले 3-4 सालों में,
तो अगर बंदा जो यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिन, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार आपका ब्लड टेस्ट करवाइए। क्रिएटिन की मात्रा आपकी बॉडी में हमेशा 1 या 2% बढ़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि अपना इंडिया में खान पीन अच्छा रहता है लोगों का, तो क्रिएटिन का लेवल हमेशा बड़ा होता है। अब उसको यूज़ कर रहे हैं आप लोग स्ट्रेंथ के लिए, अब स्ट्रेंथ इससे बढ़ेगी, लेकिन तब जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो क्रिएटिन है पहले उसका आप पूरी तरीके से यूज़ करिए, फिर उसके बाद आपको लगता है मुझे आवश्यकता है तब लीजिए। स्टार्टिंग से ले लेना क्रिएटिन, क्योंकि क्रिएटिन बहुत ही एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको आपको डाइजेस्ट करने के लिए मिनिमम 7 से 8 लीटर पानी आपको पीना पड़ेगा, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है आज के दौर में इतना पानी पीना। बढ़ के पीते भी नहीं है पानी, क्योंकि मैं तो ये फील्ड में 16-17 साल हो गए मुझे। फिर बच्चे बोलते हैं कि मेरे को यार किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पथरी हो गई है, फिर किसी कारण कुछ हानि अगर फ्लोर पे हो जाती है जिम में, तो पूरे शहर में एक हवा फैल जाती है कि वो बंदा जिम जाता था उसको ऐसा हो गया। तो उस बीच में क्या होता है कि हमारे जैसे जो ट्रेनर है हमको लोग ब्लेम करने लगते हैं कि आपके अंडर में इसको ऐसा हो गया। तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो पहले क्लाइंट की कंडीशन देखते हैं कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है और मुझे इसको कौन सी चीज़ देना है, कौन सी चीज़ नहीं देना है। लेकिन वो घर जाके जो यूट्यूब देख रहा है, जिसको वो आइडल मानता है, तो उनका एक पेशा है कि पैसा कमाना है, उनको अर्निंग करना है। तो आप उनको देख के कंज्यूम कर लेना, बिना किसी कोच के गाइडलाइंस के अंडर में, आप बिना किसी से सलाह लिए आप लोग चीज़ें खा लेना, कर लेना, तो वो कहीं ना कहीं आपका बॉडी के लिए हानि भी होगी और आपके जीवन में भी उसका थोड़ा सा असर आपको देखने को मिल सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ जी बिल्कुल। सर जैसे कि अभी आपने बताया सर, जैसे जो वर्कआउट वगैरह है ये मतलब डेली लाइफ में मतलब जो कितना इम्पोर्टेंट जो है इंसान की लाइफ में रखता है, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या एजेड हो? ये बहुत ही आज का, मैं मानता हूँ कि आज की जो अपनी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं मानता हूँ ये जो आपने पूछा अभी, कि व्यायाम करना। देखिए आज से कुछ सालों पहले, अगर आज से 30 साल 20 साल पहले भी अपन अगर जाए, तो पुराने जो शिक्षक लोग होते थे, गुरु लोग होते थे, एक मैंने पढ़ा भी था 5वीं क्लास में के अंदर कि केवल 30 मिनट आप व्यायाम करिए। मैंने सब पढ़ा था, कहीं स्कूल टाइम में था, या नित्य 3 मिनट दौड़िए ऐसा करके। तो आजकल जो मोटापे को लेकर, शुगर को लेकर, ये जो हार्ट अटैक के जो केस हो रहे हैं अपने इंडिया में, इंडिया का लेवल अभी हार्ट अटैक का इतना बढ़ चुका है अदर कंट्री के मुकाबले, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट जो है अभी इंडिया में ही है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है मोटापा। मोटापा शुगर को पहले आपको देगा, फिर आपके स्पाइन में प्रॉब्लम लाएगा, क्योंकि आपको इतना वेट लेके चलना है, तो आपका जो L3 L4 जो होता है स्पाइन के अंदर, उस पर पूरा लोड होता है। तो बेसिकली कोई भी अगर फ्लोर से कोई चीज़ अगर अचानक से आपको उठानी पड़ गई, तो उससे क्या होता है कि बोलते हैं मन के सरक गए। तो ये किस कारण होता है कि आपके बॉडी में एक्टिविटी नहीं है, मसल को उस चीज़ की आदत नहीं है किसी चीज़ को उठाने की, तो उसको अपने को एक्टिव रखना है हर चीज़ के लिए। और मैं सपोज अगर एक बात बोलूँ, अगर घर में अगर हम 2 लोग हैं, या मुझे कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया, तो जब फ्लोर पे बंदा जब गिरता है ना, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता कि मुझे क्या हुआ, तो उसका वेट हो जाता है दुगना। अब मैं एकदम हड़बड़ाहट में अगर आपको उठा लूँ, तो आपको उठाने के चक्कर में मैं मेरा नुकसान कर लूँगा, क्योंकि मुझे एक्टिविटी नहीं है उसकी, मैं आपको कैसे उठा पाऊँगा, मेरी बॉडी को आदत भी नहीं है। तो पता चल रहा है कि आपको उठाने के चक्कर में मैं बीमार हो गया। तो उस चीज़ को अपने को क्या करना है कि एक्टिविटी रखना है बॉडी में, कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट। मैं मानता हूँ कुछ भी आप रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, या स्कीपिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, या अपने बुरहानपुर शहर में भी नगर निगम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने बुरहानपुर के, कि लालबाग गार्डन में भी इन्होंने एक एक्सरसाइज के लिए खोल के रखा है, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए। हाँ, एक शिकारपुरा थाने के सामने भी है, तो उस चीज़ का यूज़ करिए। गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को अपने दिमाग में रखकर ये सारी चीज़ें रखी है, करने वाले, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग व्यायाम कीजिए, किसी भी फील्ड में करिए, लेकिन 30 मिनट कम से कम आपको वर्कआउट करना है। और आपका खान पीन जो है, थोड़ा सा जो इंडिया में एक रोटी को लेकर जो है कि रोटी मैं 3 खाता हूँ 2 खाता हूँ, तो रोटी को थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि वो एकदम स्लो डाइजेस्ट होने वाला फूड है, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है रोटी में। तो बहुत सारे फूड्स हैं, जैसे ओट्स हुआ, ब्राउन राइस हुआ, ब्राउन ब्रेड हुआ, तो इसको आपने को लिमिटेड में थोड़ा सा खाना है। एक अच्छा अपना वेट का BMI लेके कि मुझे दिन भर में कितनी कैलोरी इंटेक करना है,
जी और मेरा वर्कआउट शेड्यूल क्या रहेगा, थोड़ा सा इसको किसी के साथ, कोच के साथ बैठ के जी जी अच्छी, हाँ, कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं अंडर वेट हूँ या आउट ऑफ वेट हूँ, जी। तो उसको थोड़ा सा अगर कंट्रोल में, मैं मानता हूँ अगर सबने अगर करना स्टार्ट कर कोच दिया, के गाइडेंस में हाँ, अगर हम लोग सारी कभी एक्सरसाइज अगर करने वगैरह लग गए, करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो है काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और वो आना जरूरी भी है। और वर्कआउट आप कई लोग, लोगों का शिकायत भी रहती है कि जैसे वो जो भी है कि किसी टाइम की वजह से या कुछ ऐसा उनका जो टाइम शेड्यूल ऐसा होता है कि वो जिम वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या उनका टाइम शेड्यूल ऐसा होता है कि वो वर्कआउट के लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं, तो वो अगर तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखो, उनको मैं एक सुझाव ये देना चाहूंगा कि अपना एक पीवीसी का जो पाइप होता है, उसको आप लोग क्या करिए कि 5 फीट की लंबाई में उसको ले लीजिए और उसके दोनों साइड बुश लगा दीजिए। कुछ होम के वर्कआउट होते हैं, साइड रेसेस, अपने ट्विस्टिंग, और एक स्कीपिंग, जो अपनी रोप रस्सी से स्कीपिंग करना, या अगर आपके फ्लोर पे सीढ़ी नहीं है तो आप क्या करिए कि स्क्वाट, जो पुराने ज़माने में जो लोग दंड बैठक करते थे, थोड़ा सा वैसा कर लेना, पुशअप कर लेना थोड़े से, और लाइटली वेट से कुछ भी, जो मैंने जो आपको पाइप बताया उससे आपकी मोबिलिटी भी हो जाएगी। यूट्यूब पे देख लेना आपने कि स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी किस तरीके से होती है। मतलब 30 मिनट आपको जो है ना एक्टिविटी रखना है, कुछ ना कुछ इतना व्यायाम करना है आपको कि आपका जो हार्ट बीट जो नेचुरल कंडीशन में रहता है, जो भी 78-90, आपको उसको 120-130 तक के लेके जाना है आपके हार्ट बीट को, ताकि वो लेवल पे जाने के बाद डाउन हो वापस से, तो उसके कम से कम आदत रहेगी कि नहीं यार, मेरे ऊपर लोड आ रहा है, तो उसको वर्क करने में आसानी रहती है। हाँ, क्योंकि इंडिया का एवरेज मैं मानता हूँ कि 87 से 90 के बीच में है हार्ट बीट का लेवल, और जबकि रहना चाहिए 70-75, और अच्छा फिट अगर व्यक्ति अगर कोई है तो 70 के अंडर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जितनी कम रहेगी उतना वो फिट है। वेरी नाइस सर, आपका जो आपने बताया है कि आपके जो सक्सेस हैं, आपका जो काफ़ी ट्रेनर्स जो हैं आपके, काफ़ी स्टूडेंट्स भी आपने तैयार किए हैं, और काफ़ी लोगों को जो है आपने एक फिजिकल फिटनेस भी दिया है, तो इन सब का जो क्रेडिट है, ये सारी कामयाबी का जो श्रेय है, इसका सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहें? देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इसका श्रेय मैं मेरे मामा को दूंगा। मेरे मामा है अब्दुल रहमान, अन्नू भाई है, RK जिम है उनका। उस जिम की ओपनिंग हमने की थी सन 2013 में। पहले एक आरोग्य धाम जिम थी बुरहानपुर में, एक दापावर जिम थी, और एक मारुति जिम थी। फिर हमने इस जिम को ओपन करा, मतलब एक नया प्रोजेक्ट चालू किया था बुरहानपुर में। हमारी जो, मतलब क्या बोलेंगे, अपने बुरहानपुर के हिसाब से खानदान में सिर्फ मेरे मामा को और मुझे शौक है जिम का। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश करते रहे कि भांजे तू थोड़ा सा कुछ कर, पर्सनालिटी अच्छी है, जिम अच्छी रहेगी, अपनी जिम भी चलेगी, मतलब बिजनेस भी चलेगा और फिजिकल फिट रहेगा, तो अपने को देखकर लोग मोटिवेट होंगे, अपने को देख के लोग आइडल बनाएंगे, या अपनी वजह से लोग अगर जिम करना चालू कर देते कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपन मानेंगे कि अपनी वजह से किसी का कुछ काम हुआ तो अच्छी रहेंगे। तो मैं इसका श्रेय मेरे मामा को देना चाहूँगा, अब्दुल रहमान जी को। सर, अगर कोई युवा इस फील्ड में अगर आना चाहता है, या जो है इस फील्ड में अगर अपना वो करियर बनाना चाहता है, इसमें अगर वो इसको अगर वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, इन सब चीज़ों को, जैसे जिम वगैरह की बात करें, या फिटनेस कोच की या फिटनेस ट्रेनर की हम लोग बात करें, तो जो आने वाले युवा हैं, नए युवाओं के लिए इसमें कितना स्कोप है, और किस तरीके से इसमें अपना करियर बना सकते हैं इस लाइन में? देखो, इसमें करियर बनाना आज के टाइम में बहुत ही अच्छा है ये फील्ड, क्योंकि अपने शहर में तो थोड़ा इसका चलन कम है, क्योंकि इस सीज़न में मैंने देखा अभी कि जिस तरीके से जो एडमिशन होना चाहिए थे जिमों में, उस तरीके से एडमिशन नहीं हो पाए। तो इसका क्रेज़ इंदौर हुआ, मुंबई हुआ, ऑल ओवर इंडिया जो बड़ी सिटी है इसमें बहुत है। तो अच्छा है फील्ड, लेकिन आप अच्छे ट्रेनर बनने के बाद अच्छे गाइडलाइन से अच्छे फ्लोर पे रह के तुम सीख सकते हो। और किसी को बॉडी बिल्डिंग अगर करना है तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा ही बहुत सारी है। अगर आप अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर हो तो आपको वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, और आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है इससे। इसमें अलग अलग एसोसिएशन है बहुत सारी, तो हम जो एसोसिएशन में है वो है IBBF प्रो, जो कि सीधा
लॉस एंजलिस में जो होता है ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया हर साल होता है, तो ये उससे रिलेटेड है, डायरेक्ट बंदा वहाँ तक के जाता है। तो ये अच्छा स्कोप है, करना चाहिए। पावर लिफ्टिंग ओलंपिया का गेम भी है, तो करना चाहिए लड़कों ने इसको। जी बिल्कुल। सर इसी के साथ हमारे देश के युवाओं के लिए आपकी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं के लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि आजकल हर किसी को बॉडी तो बनानी है, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं कम से कम समय में बॉडी बना लूँ, शॉर्टकट तरीके से, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं भी, स्टेरॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये चीज़ें किसके लिए है? जिसका एक गोल है बॉडी बिल्डिंग करना अच्छे लेवल पे, तो वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि खुद से यूज़ कर रहे, वो एक बहुत ही अच्छा जो नॉलेज रखता है उस फील्ड में, उसको हायर करते हैं ट्रेनर को, और उसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती है। जैसा आजकल यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाती है कि भाई क्या लगाने से क्या होता है, कैसा होता है। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एक अच्छे ट्रेनर जो कि इस फील्ड में उसको नॉलेज अच्छा खासा हो, तो उसके अंडर में आप लोगों को ये सब चीज़ें करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि पहले अगर आपने स्टार्ट किया तो आपने 1.5-2 साल 3 साल तक के तो आप नेचुरल आप जितना अपने आप को लेकर जा सकते हो उतना आप लोग लेकर जाइए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे नीड है, कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। लेकिन कब? एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर के अंडर में। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर हाँ, और बच्चों अभी उसके शिकार भी हो रहे हैं बहुत सारे। अपने शहर के अंदर भी बहुत सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम हुई थी कि डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा, टेस्टोस्टेरोन लेवल मेरा कम हो गया है। तो ये कैसा है, खुद से कुछ भी यूज़ कर लेना और फिर बाद में हमारे जैसे के पास आते हैं कि सर ऐसा हुआ। अब उसके रहते भी है, लेकिन रिकवर होने में उसको लगता है टाइम। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करिए, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को, बॉडी को एक नेचुरल ग्रोथ जहाँ तक कि उसकी हो रही है, उसके बाद आप लोग किसी को अच्छे से कोच के अंडर में जाके नेचुरल ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑप्शन पे जाए, अदरवाइज ना जाए, वो ना जाए। सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर कई बार अभी ऐसा भी हो रहा है कि जैसे जो बहुत अचानक मेरे माइंड में ये बहुत अच्छा सवाल आया है, और काफ़ी पेरेंट्स जो है इसको लेके फिक्रमंद भी रहते, चिंता भी रहते। जैसे एक 8-10 साल का बच्चा है, या पहली दूसरी का बच्चा है, या 5-7 साल का बच्चा है, तो कई पेरेंट्सों को शिकायत रहती है कि बच्चे खाना नहीं खाते बराबर, जैसे या जंक फूड खाते हैं, कुछ भी मतलब जो है कुछ पॉप वेपर्स वगैरह ये सब चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पौष्टिक आहार है बच्चे वो उसको खाना बच्चे पसंद नहीं करते, या बच्चों का मन नहीं होता वो सब खाने पीने के लिए। पेरेंट्स भी बहुत मतलब मतलब उस चीज़ को लेके बहुत फिक्रमंद हो गए कि इतना कोशिश करने के बावजूद भी बच्चा जो है घर का खाना नहीं खाता है, या खाने के नाम से चिढ़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि ताकि वो पेरेंट्स की जो परेशानी है ये इतनी बड़ी, तो उसको अगर वो दूर करना चाहे तो किस तरीके से वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं? और उनके बच्चे की जो एक सबसे बड़ी टेंशन रहती है माता पिता की कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो जितना पर्याप्त मात्रा में बच्चे उनका भोजन करें ले, उसके लिए आपके क्या विचार हैं? देखो, उसके लिए मैं एक आपको अच्छी बात कही आपने बच्चों को लेकर। सबसे पहले तो अपने बच्चे को अपने को स्कूल से जब वो आ रहा है या कॉलेज से वो जब आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा आराम करने के बाद उसके रूटीन में आपको कम से कम 30 मिनट 40 मिनट का एक ऐसा उसको सेट करके देना है आपको, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ताकि उससे वो थके। और थकने के बाद आप घर के अंदर थोड़ी सी जो मैंने बताया कि ओट्स वगैरह जो होते हैं, ऐसी चीज़ें अवेलेबल घर में रखें। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग करके या कुछ भी खेल कूद करने के बाद जो घर में आया तो उसको लगेगी भूख। अब भूख लगने के बाद जब ये चीज़ें रहेगी तो यही चीज़ें उसको देना है अपने को, तो वो उसको कंज्यूम करेगा भूख लगने के कारण। लेकिन भूख लगेगी कब? तब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है। और कोशिश आप लोग ये करें कि वो जल्दी रात में सो जाए, थोड़ा सा मोबाइल से उसको दूर रखे। और ये जब एक्टिविटी करेगा वो, तो उसको रात में नींद भी अच्छी आएगी। और बहुत से बच्चों का जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है, तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते बराबर। तो एक हिमालय की टैबलेट आती है ली 52 DS करके, उसका सायरप भी आता है। तो जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम है कि मेरा डाइजेशन बराबर नहीं हो पा रहा है या खाता नहीं है, भूख नहीं लगती, तो वो सायरप मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो देना चालू करें,
नाश्ता करने के बाद 5 ml 7 ml, तो उससे उसका जो अंदर डिटॉक्स और उसकी जो पाचन क्रिया की जो थोड़ी सी जो गड़बड़ हुई होगी जी जी। वो सही हो जाएगी। भूख लगेगी तो फिर वो खाना ही खाएगा। वेफर वगैरह से उसका पेट नहीं भरेगा जब तक कि वो कोई चीज़ का खाना नहीं खाएगा तब खाना तक। हाँ मीन्स अगर जैसे कि आपने आपके जो जवाब में बताया कि अगर कोई बच्चा जैसे कि अगर खाना नहीं खाता है या नहीं मतलब उसका मन नहीं करता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको थोड़ा एक्टिविटी सा कर, उसको कुछ एनर्जेटिक काम उससे हाँ करवाया जाए, जिससे कि कुछ वो ऐसे थके। काम उससे करवाया जाए या कोई जैसे छोटी मोटी एक्सरसाइज या कुछ उसे फिजिकल गेम अगर उससे कुछ ना कुछ कुछ तो खेलने कराना लगाए है। उसे हाँ हाँ ताकि उसकी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो और उसकी जिससे कि उसको थोड़ा सा थकान उसको मतलब महसूस होगी तब वो खाएगा जब खाना। उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको थकान महसूस होगी तो वो जरूर खाने की इच्छा प्रकट करेगा। जी बिल्कुल खाएगा। जी थैंक यू सर। आपने हमारे लीड लैब के सभी सवालों के बहुत ही अच्छे तरीके से और खूबसूरत अंदाज में जवाब दिए हैं। जी जी। सर आखिरी एक सवाल हमारे लीड लैब के लिए, हमारे मंच पे आके आपका अनुभव कैसा रहा, यहाँ पे आपको आने के बाद कैसा लगा? मैंने असल में यूट्यूब पे देखी थी 4-5 वीडियो आपकी, तो मुझे खुद से एक मतलब प्रेरणा मिली कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं कि कहीं ना कहीं अगर मेरे कारण किसी की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है या मेरी कुछ बातें लोगों को अगर समझ में आती है तो मैं आपको उसका पूरा शेयर दूंगा। कि मैं सोशल मीडिया पे तो काम करता ही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, मेरी जिम का पेज भी अच्छा ग्रोथ पे है, लेकिन कैसा है कि आप लोग ने जो स्टार्ट किया है ये मतलब एक प्रोफेशनली मैं प्लेटफार्म है बुरहानपुर के लिए, ताकि लोग अपना नॉलेज जो शेयर कर रहे हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं मैंने भी ये मन में मेरे बात है कि मैं वहाँ जाकर कुछ कहूँगा तो हो सकता है मेरे कारण कुछ युवाओं को थोड़ी सी प्रेरणा मिलेंगी उससे, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो बच्चे जो अभी आजकल जिम कर रहे हैं वो बेसिक पे ध्यान ना देते हुए जो यूट्यूब में शॉर्टकट में जो भी कर रहे हैं, तो एक उनको यही बताने के लिए मैं यहाँ खुद से भी आया था कि आप लोग अच्छे मार्गदर्शन में करिए और जो चीज़ें बताई गई है उस पर फोकस करिए कि इसकी उसकी बातों में आपको आना नहीं है। और हमारे सर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लेटफार्म चालू करा है, और भी आना होगा दोबारा नए कुछ अंदाज में हम बात करेंगे, थोड़ा डीप बात करेंगे इस अगली बार में। जी बिल्कुल। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मतलब इतना अच्छा काम यहाँ से स्टार्ट किया है। जो फील्ड में इंसान है उसके हिसाब से नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है आपके माध्यम से। तो मैं खुद लीड लैब का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आप थोड़ा सा बोलिए हमारे बारे में। तो बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ MK में जो इन्होंने स्टार्ट किया लीड लैब वालों ने। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ AFC जिम के ट्रेनर, फिजिकल कोच, फिजिकल ट्रेनर शेख आसिफ जी। आशा करते हैं कि हमारे इस साक्षात्कार से सभी के जीवन पे कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सभी लोग एक निरोगी जीवन जीने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस प्रकार से डाइट्स इन्होंने बताया है उसको भी फॉलो करेंगे और जिस प्रकार खाने पीने की चीज़ों का सेवन किस तरह से करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया, उस पर भी पूरा जो है विचार करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने लिए स्वयं के लिए दिन भर में कम से कम 30 मिनट सर ने बताया है, स्वयं के शरीर के लिए 30 मिनट जरूर निकालें और उसमें कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा व्यायाम एक्सरसाइज करें जरूर कीजिए, जिससे कि आपका जो है सेहत जो है तंदुरुस्त रह सकती है, आप स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।